बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ल्ड वार 2 है, जो कि 1939 में लगी थी और 1945 में ये ख़त्म हुई थी। ये जो जंग थी ये एलाइड पावर्स और एक्सिस पावर के बीच में लगी थी। एलाइड पावर में थे इंग्लैंड, यूएसए, फ्रांस और रशिया, और एक्सिस पावर में नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थे। अब ये जो जंग थी, इस जंग में तकरीबन 100 मिलियन पर्सनल्स, मतलब 100 मिलियन बंदे इस जंग में लड़े थे। 30 ममालिक से, मतलब 30 कंट्रीज से तकरीबन 100 मिलियन लोग इस जंग में उन्होंने हिस्सा लिया था। और इस जंग में 70 से लेके 85 मिलियन तक इन दोनों के दरमियान लोग मर चुके थे। और अगर हम देखें तो तकरीबन कहा जाता है कि इस जंग में 23,000 लोग एवरेज पर डे में मरते थे। अब यह जंग शुरू हुई थी 1939 में सितंबर 1 पे, जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया था। इससे वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई थी। सो ये एक बैकग्राउंड है कि किन के बीच में थी, कितने लोग इसमें लड़े थे, कितनी कंट्री से थे, कितने लोग मरे, और उनके मरने वालों की एवरेज क्या थी पर डे, और ये कब शुरू हुई। 1939 सितंबर 1 पे, जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया था। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के काजेज़ क्या है। वर्ल्ड वार 2 के काजेज़ में सबसे पहले काज है बड़ा, वो वर्ल्ड वार 1 और ट्रीटी ऑफ वर्सिलेस है, या ट्रीटी ऑफ वर्साई जिसे कहते हैं। अब देखें, जब वर्ल्ड वार 1 हुई थी तो उसने पूरे कंट्रीज़ को, पूरे वर्ल्ड को ऐसे समझे कि सुपर पावर्स को दो ग्रुपों में डिवाइड कर दिया था। एक थे एलाइड और दूसरे थे सेंट्रल पावर्स। अब जो सेंट्रल पावर्स थे उन्होंने मतलब ये जंग हरा हरा दी थी, तो उनको मतलब सेंक्शन किया गया था, बिल्कुल ब्रूटलाइज किया था। तो उनको मतलब ना एक समझे कि उन्होंने ही मतलब उस सेंक्शंस ने ही बदले के लिए भड़काया था। अब उसमें जो सबसे बड़ा काज है ट्रीटी ऑफ वर्स वर्सिलिस जिसे कहते हैं, वर्साई कहते हैं। उसमें जो टर्म्स थे उसमें सबसे पहले ये था कि जर्मनी को जंग का ज़िम्मेदार कराया गया था। उसके अलावा उस जंग में ये किया गया था कि भाई जर्मनी जो है तकरीबन 6,600 मिलियन पाउंड्स अदा करेगा जंग की रिपारेशन, जो उनका मतलब खसारा है जंग का, उसका वो अदा करेगी। उसके उसके अलावा जर्मनी को डिसआर्मामेंट किया था। उसकी मतलब आर्मी नहीं होगी, नेवी नहीं होगी, एयरफोर्स नहीं होगी, लिमिटेड उसको आर्मी रखने के लिए बोला गया था। उसके अलावा टेरिटोरियल क्लासेस से जर्मनी से काफ़ी लैंड छीनी गई थी। ये जो ह्यूमिलिएशन थी इसने मतलब पूरे जर्मनी में एक नफ़रत पैदा कर दी थी एलाइड पावर्स के अगेंस्ट, जिसने मतलब ना हिटलर जैसे लोगों का मतलब आने के लिए एक रास्ता खोला था। जो सेकंड काज है वर्ल्ड वार 2 का, वो राइज ऑफ हिटलर है और नाजीज़म है। ये पॉपुलर 1930s में था। इसमें मतलब जो कि रेसिज्म और एक्सपांशनिज्म, ये मतलब एक कॉमन करेक्टर है नाजीज़म का। सो अगर नाजीज़म से अगर सिंपली हम बताएं तो नाजीज़म इज़ इक्वल टू रेसिज्म एंड एक्सपांशनिज्म बाय हिटलर एंड जर्मनी। हिटलर 1933 में जर्मनी का चांसलर बना था, 1933 में। और उसने मतलब जर्मनी को एक जंग के लिए तैयार कर दिया था। नंबर 3 पे जो काज है वो बेनिटो मुसोलिनी का है। ये फाशिज़म की इसने बुनियाद रखी थी। फाशिज़म ऐसे समझे कि एक नाजीज़म की तरह है, पर ये मतलब एक प्योर मतलब एक समझो कि दोनों ऐसे समझे फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप है, लेकिन मतलब एक डिफरेंट उनको टर्म्स वगैरह से डिफाइन किया जाता है। सो इटली में तकरीबन ये मुसोलिनी ने अ, ये मतलब कूप, मिलिट्री कूप लगा के ये आ गया था। और उन्होंने 1935 में अबासिनिया को कंट्रोल कर दिया था। और 1937 में मुसोलिनी हिटलर के साथ इसने एक्सेस पैक्ट कर दिया था। और 1939 में अल्बानिया पे इटली ने अटैक किया था। सो ये फिर थोड़ी ओवरव्यू है मुसोलिनी का। और फिर जो चौथा काज है वर्ल्ड वार 2 का, वो जापान के जो प्लान्स थे टेरिटोरियल एक्सपांशन के लिए। अब 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन वगैरह आ गया था, तो इसमें जापान को भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसके लिए पड़ा था। तो उसको भी ये मतलब ना कॉलोनीज वगैरह की नीड पड़ी थी, तो उसने चाइना पे अटैक करके मंचूरिया का इलाका 1931 में उसे ले लिया था। और फिर क्या हुआ कि जापान पे मतलब अमेरिका वगैरह ने जैसे ये एक्सपांड कर रहा था, जिस पे सेंक्शन लगा दिए थे, तो इवेंचुअली 1941 पे इसने
पर्ल हार्बर पे अटैक किया था। सो इसमें मतलब जो कि इस लेक्चर में मैं मतलब ये कि मतलब उनके काजेज़ के साथ उनकी थोड़ी सी डेवलपमेंट भी बता रहा हूँ कि जापान ने क्या क्या किया था या इटली ने क्या क्या किया था। उसके अलावा जो पांचवा काज है वो अपीज़मेंट का। अब अपीज़मेंट की मतलब ये है कि किसी और मुल्क को हैप्पी रखना, खुश रखना, जो काम करे उसे उसको हैप्पी करना। जब जर्मनी और इटली ने मतलब एग्रेसिवनेस दिखाई थी और दूसरे कंट्रीज़ को इन्वेट कर रहे थे, तो उसमें जो ब्रिटेन थी, फ्रांस थी और जो लीग थी वो नाकाम हो चुकी थी, वो उनको रोक नहीं रही थी। तो उनको उनका ये था कि बस हिटलर थोड़ी सी इन्वेंशन करके अटैक्स करके मतलब वो खुश हो जाएगा और ये आगे नहीं जाएगा। तो ये उनकी एक बड़ी गलती थी। उसके अलावा जो छठा इसका काज है वर्ल्ड वार 2 का, वो ग्रेट डिप्रेशन। 1930s में ये ग्रेट डिप्रेशन आया था। 1929 से लेके ये 1939 तक चला था। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी, पावर्टी, और जिससे मतलब कंट्रीज़ को एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग में धकेल दिया था। तो कंट्रीज़ ने ये सोचा कि हम दूसरे कंट्रीज़ में इन्वेजन करके वहाँ से कुछ अपने लोगों के लिए बचाव करेंगे, या उनके अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन की वजह से इकोनॉमिक टर्मोइल आया था तो उससे बचने के लिए भी उन्होंने ये जंग शुरू की थी। फिर जो ये लास्ट इसका काज है वो फेल्यूर ऑफ लीग ऑफ नेशन है, कि भाई जो लीग ऑफ नेशन जो उन्होंने अमन कायम करने के लिए कायम की थी, उसने कोई भी ऐसा काम नहीं दिखाया। अब हम अगर इफ़ेक्ट्स की तरफ जाएं तो इसमें मतलब बहुत बड़ी जानी गई थी। 70 से लेके 85 मिलियन तक लोग मरे थे, मिलियंस ऑफ लोग होमलेस हुए थे। उसके अलावा तकरीबन 6 मिलियन ज्यूज़ को होलोकॉस्ट के थ्रू मारा गया था। मतलब इसमें मतलब ऐसे समझे कि एथनिक क्लेंसनिंग वगैरह भी शुरू हो गई थी। न्यू बाउंड्रीज बन चुकी थी। रशिया ने फिनलैंड, पोलैंड, जापान, जर्मनी और अदर मुल्कों का और बहुत सारे मुल्कों के मतलब पार्ट्स अपने साथ मिला दिए थे। जर्मनी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। उसके अलावा इसकी जो डिवीजन हुई थी वो ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर और फ्रांस के दरमियान। फिर इसका जो तीसरा मतलब समझो कि कॉन्सिक्वेंस या इम्पैक्ट है, उसमें इमरजेंस ऑफ यूएन है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बनाई गई थी। एलाइड पावर ने इसको बनाया था पीस और सिक्योरिटी के लिए। और चौथा जो इसका कॉन्सिक्वेंसेस है कि एंड ऑफ डिक्टेटर्स हो गई थी। यूरोप में डिक्टेटरशिप तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। मिज़लूनी को इन्होंने पकड़ के इसको 28 अप्रैल 1945 को मार दिया था। हिटलर ने सुसाइड कर दी थी 30 अप्रैल 1945 को। उसके अलावा जो हितो जो एम्परर था जापान का, उसको भी पकड़ा गया था, लेकिन उसको नूरनबर्ग जो कि एक उसको आज़ाद किया था। लेकिन उसके बाद जो नूरनबर्ग ट्रायल्स थे जो 1945 से लेकर 1946 40 तक चले थे। बाकी जो मतलब जो लीडिंग कमांडर्स वगैरह थे सेंट्रल पावर्स के, उनको एग्जीक्यूट वगैरह किया गया था। उसके अलावा जो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स है उसमें ये था कि बहुत सारे कंट्रीज़ कोलैप्स कर गए थे इकोनॉमिकली। फिर उसके अलावा जो छठा इसका काज है, न्यू राइवलरीज शुरू हो गई थी और यूएसएसआर और यूएसए जैसे मुल्क उन्होंने मतलब राइज़ किया था। एक दुनिया बायपोलर वर्ल्ड की तरफ इस टाइम से ही चली जाती है और कोल्ड वार की शुरुआत हो जाती है। और इसके अलावा आप थोड़ी एक पॉजिटिव साइड हम अगर देखें तो वुमेन को इस टाइम में ही एम्पावरमेंट किया गया था। जब मर्द जंग की तरफ चले गए थे तो जो कि फैक्ट्रीज थी और उसके अलावा जो बाकी कंट्रीज़ में काम थे वो वुमेन वगैरह ने संभाल लिया था। सो जो वुमेन थी एज अ वर्क फोर्स भी उसको पहचान मिल गई थी इस टाइम में। उसके अलावा न्यू पावर्स की, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उसकी राइज़ हो चुकी थी। और आर्म रेस वगैरह भी फिर से एक मतलब बाइपोलर जैसे वर्ड बन गया था, तो आर्म रेस वगैरह भी शुरू हो गई थी। और इसके साथ साथ जो कि कोल्ड वार की एक स्टार्ट भी हो चुकी थी। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम।